गुड प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके अंदर पीरियोडिक फंक्शन का भी एप्लीकेशन है और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन तो लगनी ही है, और थोड़ा बहुत ग्राफ को भी जरूर देखना पड़ेगा, तो उसके बिना हमें क्वेश्चन समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें प्रैक्टिस में रहने भी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसने कहा फॉर एनी रियल नंबर एक्स, GIF है ये इन्फॉर्मेशन दी और -10 से 10 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसने fx को डिकोड करने के लिए कहा है, तब fx यहाँ यूज होगा, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसको डिकोड कैसे करेंगे सर? सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है। जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ऑड है, तो अगर मैं ऑड में इसको 1 या -1 कुछ भी लूँ इस तरीके से, तो इससे इम्प्लाइज क्या हुआ? इससे x हुआ आपका 1 से लेके 2 तक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर मान लीजिए मैंने x को लिया 2 ले लिया, या 3 ले लो, ऑड ही ले लो एक मिनट के लिए। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 से लेकर 4 तक। ठीक, तो वैसे एक चीज बताइए, तो x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x शायद हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, क्योंकि x क्या होता है, उसके अंदर इंटीग्रल पार्ट होता है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये इंटीजर देता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट दे 0 से 1 देता है, ये हमेशा इंटीजर देता है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या बनेगा? और हम इसको शायद याद भी रखते हैं कि दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक आती है? 0 से लेके 1 तक आती है। 1 भी इक्वल टू में नहीं होता। ठीक है, तो इसका मीनिंग इसके प्लेस पे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x नजर आ जाएगा। तो यानी इसके प्लेस पे भी हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा हमने इस वजह से किया क्योंकि अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत जल्दी हम पता पड़ेगी वो तो 0 से 1 ही होगी, इसके इधर उधर जाएगी नहीं। तो इसका मीनिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कर्व भी हम जानते हैं हमारी एनसीईआरटी में, और हमने बहुत यूज भी किया है। तो फंक्शन का इजीली हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। किस तरीके से? हमने इसको फंक्शन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया सीधा सीधा। देखिए, नोटिस करो, ये एक्स एक्स वाई एक्स हो गए। अब हमने क्या किया कि सर देखते हैं, फंक्शन एनालाइज करते हैं। जब एक्स आपका 1 से 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और हर जगह ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही रहेगा। यहाँ पे भी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो तुम्हें यहाँ पे ऑड के लिए देखना है केवल। तो ऑड अगर ये 1 होगा तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा? 1 से लेके 2 तक होगी। ठीक है सर, तो हमने ये अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाती है जिसका स्लोप क्या बनता है? 1। और यहाँ पे क्या आएगा? ओपन आएगा, है ना, और यहाँ पे इंक्लूड आएगा। ये इस तरीके से कर्व आपका दिखाई देगा। लेकिन फिर ऑड पे जाएंगे 3 आएगा, तो 3 का मतलब कहाँ से जाएंगे हम? 3 से 4 तक जाएंगे। 3 और ये 4। अब इसको बिल्कुल सेम ही कॉपी कर देते हैं हम। ठीक है ना, हमने इसको कॉपी कर दिया, सेम ये पूरा पूरा कॉपी होकर यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा। फिर यहाँ से सिमिट्री हमें दिख ही रही है। अगर 1 और 3 पे 1 से 2 तक जाते हैं, 3 के लिए जब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स 3 बनता है तो हम 3 से लेके 4 तक जाते हैं। जब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या बनता है? 5 से लेके 6 तक। इस तरह से मिल जाएगा। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं हम। देखिए, तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा बच्चों। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने के ऑड के लिए हमें पास तैयार हो गई पूरी कंडीशंस। ग्राफ कैसा दिखाई देगा? अब यहाँ देखिए कि सर ये तो बन जाएगा, इधर भी कहाँ दिखाई देगा? शायद -1 पे। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर देता हूँ। -1, फिर -2 आएगा, फिर यहाँ पे कहीं -3 आएगा। इस तरह से कर्व बन रहा होगा। इसको कॉपी कर लेते तेजी से। ये बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर, इधर -3 पे बनेगा, -2 पे नहीं बनेगा। तो ये तो बनाया ऊपर वाली ब्रांच ने इस कर्व को। अब यहाँ से बात कर लेते हैं। तो खुद देखो कि अगर फिर यहीं देख के देखते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू इवन मान लीजिए 2 बन गई। अगर 2 है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा? 2 से लेके 3 तक। तो ये कर्व क्या दिखाई देगा? 1 माइन प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ने क्या दे दिया? इसे 2 दे दिया, और इसलिए केवल एक्स है तो एक्स ही रहेगा। ये तो बात को सुनना, ये तो 1 ही रहेगा। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स कितना देगा आपको? 2 देगा। 2 लिख लिया, एक्स एक्स ही रहेगा। 3 माइनस एक्स बना। जब एक्स 2 से 3, 2 से 3 मतलब यहाँ पर है ना,
तो ये एक लीनियर फंक्शन है y इक्वल टू दिस 3 माइनस एक्स, स्ट्रेट लाइन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, केवल 2 से लेके 3 तक बनानी है, कोई आफत नहीं है। तो अगर मैं x को यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 पे ये मिलेगा 1, कि सर ये गैप भी फिल हो गया। और अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये मिलेगा 0, सर ये इस तरह कर्व बन गया, सिंपल। और देख लेते हैं कि सर अगर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स आपका कितना बन जाए, कि सर 4 बन जाए, इवन देख रहे हैं ना। अगर ये 4 हुआ तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, कि सर x की वैल्यू तो आएगी यहाँ पे 4 से लेके 5 तक ओपन। तो इसका मीनिंग ये तो 1 है, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स कितना है 4 है, और ये जो भी है x ही रहेगा, तो 5 माइनस एक्स बन गया। तो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू यानी fx की वैल्यू। x कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 5 तक। दो इंटीजर के बीच में तो बनना है, स्ट्रेट लाइन है, बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 4 रखा तो ये 1 मिला, 4 पे 1, ये ओपन सर्कल था, क्लोज्ड हो गया। और बेटा 5 रखा तो ये मिला 0, ये ओपन सर्कल आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से फिल्ड है तो ये भी कंटिन्यूस बन गया। तो यहाँ से हमें क्लियरिटी बन चुकी है कि सर ये तो इस तरह से इवन 2 के लिए ये कर्व बनता है, 2 4 के लिए ये कर्व बनता है, आगे ये बनेगा, तो ये तो कंटिन्यूस कर्व हो जाएगा फाइनली। ठीक है, इस तरीके से हमारा तो ये कर्व हमें मिल जाएगा ये। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड 2 है। देखो ये लेंथ ले लें 0 से लेकर 2 तक, तो ये 0 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक, फिर 4 से 6 तक, बिल्कुल सेम ग्राफ बन रहा है। इवन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2 यूनिट है, 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर, 2 यूनिट हो गया। ऐसी साइकिल आपके बनते चले जाएंगे। तो आपको ये बनाना है कर्व -10 से लेकर 10 के बीच में, एफ एक्स की बात करें तो ये हमारा एफ एक्स है, इसके साथ कॉस पाई एक्स है। अब इंटीग्रेशन पे भी हम आ गए, ग्राफ हमें क्लियर है, हमने इस फंक्शन को डिकोड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने यहाँ देखा -10 से 10, आप खुद देखिए कि अगर आप 0 से 10 तक इधर जाते हैं तो आपको इसके कितने साइकिल मिलेंगे, कि सर 2 यूनिट का एक साइकिल होता है, तो 10 तक जाएंगे तो 5 साइकिल वहाँ मिल जाएंगे, और 5 ही साइकिल यहाँ मिल जाएंगे, तो टोटल 10 साइकिल हो जाएंगे भाई। इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, -10 से 10 तक एफ एक्स कॉस पाई एक्स, इस फंक्शन का एल्जेब्रिक एरिया देता है, लेकिन कर्व तो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ सोचा कि इस फंक्शन को देखते हैं क्या कॉस पाई एक्स में पीरियोडिक है, कि देखो भाई एफ एक्स को सर्च करते हैं क्या बनता है एफ एक्स। तो एफ एक्स जब यहाँ देखा कि सर इसका पीरियड तो 2 है, कन्फर्म है, हमने बनाया अभी। और कॉस पाई एक्स का पीरियड क्या है, कि सर वो भी हमें पता है, कॉस एक्स का पीरियड क्या होता था, कि सर 2 पाई होता था। और कॉस अगर ए एक्स होता है तो उसका पीरियड क्या बनाते हैं, 2 पाई अपॉन ए का मॉड, नेगेटिव नहीं लेते। तो यहाँ पे ए की जगह कौन आ गया, पाई, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अपॉन पाई। और जब हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में एडिशन मल्टीप्लिकेशन जैसे भी दे रखे होते हैं, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, नेट T1 T2 जो भी दो पीरियड है इनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपको रिक्वायर्ड फंक्शन का पीरियड भी दिख जाता है। तो ये इसका पीरियड हो गया 2। तो ये फंक्शन नेट जो इंटीग्रेट करना है वो पीरियोडिक विद पीरियड 2 है, वो फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड 2 है। ठीक है, यानी कि नेट फंक्शन पीरियड 2 है। तो आप खुद सोचिए -10 से 10 तक से कितने साइकिल आए होंगे, हम केवल 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और उसका जितने साइकिल बने होंगे उन्हें देख लेंगे। तो आप देखो 0 से 2 गए, फिर 2 से 4 गए, फिर 4 से 6 गए, फिर 6 to 8 गए, तो 5 साइकिल यहाँ आ जाएंगे, 5 ही बिल्कुल पीछे आ जाएंगे। ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कुछ लोग देखते हैं कि अगर ए टू बी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और b माइनस ए अपॉन पीरियड जो होता है टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उतने नंबर साइकिलिक आते हैं। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 10, और b का 10, 10 माइनस -10 अपॉन पीरियड क्या था इसका 2 था, तो 20/2, यानी कि 10 साइकिल हो गए। यही मैं कह रहा था कि 2 2 2 के तो 5 साइकिल यहाँ है, 5 साइकिल यहाँ है, यानी कि मुझे इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसके 10 साइकिल बनेंगे, 0 से 2 तक मैं इसे इंटीग्रेट कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करा, एफ एक्स कॉस पाई एक्स, और इसका क्या कर दिया मैं 10 टाइम्स, क्योंकि एरिया तो यही बनेगा ना, पीछे जाके देखो एरिया तो आपका यही बनेगा एग्जैक्टली, ये दो, फिर ये वाला एरिया भी आएगा वो सेम ही आएगा। तो इसलिए इसका 10 टाइम्स, 5 टाइम्स इधर जाएगा, 5 टाइम्स इधर जाएगा, टोटल 10 टाइम्स हो जाएगा ना। तो ये हमारा 10 टाइम्स हो गया। अच्छा, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, इसके पहले लिखा हुआ है π²/10, तो लिख दो π²/10, 10 से 10 कट जाएगा, π² हो गया, 0 to 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स हो गया।
अब देखो जब ग्राफ की तरफ ध्यान से देखो, 0 से 2 आपको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। और अगर एफ एक्स से बात करें तो एफ एक्स क्या कह रहा है, एफ एक्स ये कह रहा है कि 0 से 2 के बीच में जो एफ एक्स है मेरा, तो 0 से 1 तक का जो एरिया होगा 0 से 2 तक का एरिया होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू 1 है। 1 के इधर सेम एरिया बना के रखेगा मेरे लिए। और कॉस पाई एक्स की बात करें तो कॉस पाई एक्स कैसा फंक्शन है कि सर कॉस पाई एक्स तो ऐसे बनता है कुछ, कॉस एक्स का कर्व, ये कॉस एक्स का कर्व है बच्चों। यहाँ पे मिलता है आपको π/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई। मैं तो कर्व बना के इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएंगे कॉस पाई एक्स का कर्व क्या बनेगा। तो इसमें पाई से डिवाइड कर देते हैं, याद आ गया होगा, पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये कर्व ये बन जाएगा, तो ये कॉस पाई एक्स का कर्व हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, जैसा ये 1 के इधर बनेगा ये कर्व भी 1 के इधर भी, 1 से पहले भी और 1 के आगे भी ये कर्व सेम दिखाई दे रहा होगा आपको शायद। देखो जैसा x इक्वल टू 1 लाइन के इधर है ऐसे 1 लाइन के इधर है, तो नेट फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1 है। अगर आप कहेंगे देखो बाई पार्ट सीधा लगाओ क्वेश्चन तब भी ये खत्म हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसे 0 to 1 लिख के नेट फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट 1 हो गया, तो 0 से 1 करा और इसका मैंने ट्वाइस कर दिया, किसका, पूरे फंक्शन का, क्योंकि एफ एक्स की तरफ से भी ऐसा ही लग रहा है और कॉस पाई एक्स की तरफ से भी ऐसा ही लग रहा है। तो इससे नेट फंक्शन भी x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो 0 से 1 तक जैसा बनेगा वैसे 1 से लेकर 2 तक बनेगा। तो 1 से 2 को भूल के 0 से 1 करके इसको ट्वाइस कर दिया। अरे यार ये समझ लो ना, कोई ऐसा कर्व है जो x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं 2 है, आपको 0 से 2 इसको इंटीग्रेट करना था। तो यार 0 से 1 करके ट्वाइस कर दो ना, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक एरिया दे रहा है, जितना उधर दे रहा है उतना इधर दे रहा है। और कॉस पाई एक्स को मैंने अभी आपको दिखाया था। तो नेट फंक्शन भी प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन भी तो सिमेट्रिक अबाउट 1 बनेगा, तो इस वजह से मैंने ट्वाइस कर दिया। नहीं तो हम 0 से 1 के बीच में एफ एक्स की दोनों वैल्यू जान, ये बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू स्लोप क्या इसका -1 और इंटरसेप्ट है +1, तो y इक्वल टू mx प्लस c। और ये भी क्या बनेगी, y इक्वल टू स्लोप ये है और इंटरसेप्ट इसका -1 आएगा। दोनों इक्वेशन जाएंगे 0 से 1 और 1 से 2 कर लेंगे, वो लेंथी पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरी बात का मतलब समझना, यहाँ पे आपको आसान पड़ जाएगा। आप केवल 0 से 1 तक एफ एक्स को देखना है, तो 0 से 1 के बीच में तो ये है -x + 1, कितना आसान हो गया, -x + 1 या 1 - x लो जैसे आपका मन करे, cos पाई x। और मैं तो यहाँ पे भी जरूर देखता हूँ, जब भी ऐसा आता है मुझे किंग प्रॉपर्टी लगाने में मन करता है कहीं कुछ और सिंप्लीफाई ना हो जाए। दोनों में मैंने x की जगह a + b - x रखा, a + b - x, तो x के क्या आ जाएगा बेटा 1 - x, 2π² 0 to 1, x की जगह 1 - x, cos x की जगह जब यहाँ 1 - x रखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा cos π - πx। अब खुद नोटिस करो, ये हो जाएगा 2π² 0 to 1, ये बन गया 1 से 1 कट गया x, केवल x मिल गया, और ये cos 180 माइनस cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो माइनस बाहर आ गया, अरे 1 - x और x से तो यही बेटर है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे -2π² 0 to 1 x cos πx। तो मुझे केवल एक इंटीग्रेशन ये करना है और ये बड़ा आसान है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका कांस्टेंट पहले ही बाहर रखो, इसका इंटीग्रेशन sin πx अपॉन पाई आएगा, जो इंटीग्रेट नहीं करा उसको सेम रखो। अब ऊपर भूल जाओ, इधर देखो रिवर्स साइन लगाओ, कांस्टेंट इफ एनी आउटसाइड 2π है ना, और sin πx एज इट इज, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 0 to 1, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दो 0 to 1। 1 रखूँगा sin पाई 0 हो जाएगा, 0 रखूँगा तो इस 0 की वजह से 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा बेटा, माइनस का cos πx अपॉन पाई एंड 0 to 1, तो ये पाई से पाई कट गया, -2 cos पाई हो जाएगा आपका -1, cos 0 हो जाएगा 1, तो ये रिजल्ट आपका आ गया 4। तो यहाँ पे जाके मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया, ग्राफ को भी देखा, एफ एक्स के फंक्शन क्या ग्राफिकली बनेगा, कॉस पाई एक्स क्या होगा, नेट वो किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, इन सबको देख के क्वेश्चन को हमने आसान बना लिया। तो बहुत ही बढ़िया अप्रोच है जो इस क्वेश्चन मैंने यूज़ करी है, आप भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है।